Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS. So today we will be covering March 2021 current affairs for Haryana PCS. So let's quickly start with the first news. So we'll be starting with March 2021. So this in this lecture March 2021, next lecture will be covering this April 2021 and after that फिर हम उसके बाद जो है क्या करेंगे, वीकली जो है करंट अफेयर्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज मंथली हमने मई से लेके जो है कंप्लीट किया है अभी दिस अप्रैल 2021 तक, मई 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक। तो आई थिंक 1 ईयर करंट अफेयर्स आर इनफ। तो मार्च 2021 से अप्रैल नेक्स्ट एंड देन विल स्टार्ट विद दिस वीकली करंट अफेयर्स, ओके। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली न्यूज़ जो कहती है वो कहती है दैट जो हरियाणा है उन्होंने विमेन जो इंटरनेशनल विमेन डे है वो सेलिब्रेट किया। और आप सबको पता है जैसे इंटरनेशनल विमेन डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम जो है कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसको बोला जाता है अपराजिता 2021। अपराजिता 2021। अपराजिता 2021 जो है कल्चरल प्रोग्राम है जो टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे फॉर विमेन, ठीक है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए अब इसके दौरान जो है दिस विमेन डे सेलिब्रेशन के दौरान काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स जो थे हमारे फॉर एग्जांपल जैसे कोई उन्होंने प्ले किया एंड सॉन्ग्स पोएट्री एवरीथिंग वाज लाइक वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, इसको इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ के साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें जो है इस मौके के ऊपर काफ़ी अनाउंसमेंट्स की हैं कि कैसे हम विमेन को जो है एम्पावर कर सकते हैं और हमारे जो जैसे हरियाणा में विमेन को कैसे एम्पावरमेंट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से और कैसे कैसे और इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं विमेन जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में जो है अच्छा काम किया है और डिस्ट्रिक्ट्स को जिन्होंने सेक्स रेशियो इंक्रीज जो है अपनी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इंक्रीज की है उनको भी यहाँ पे जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जो है कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं उनमें उस जो एग्जीबिशन भी इसमें लगाई गई थी, जो एग्जीबिशन थी उसको उन्होंने नाम दिया था प्रस्तर जो है धातु चित्र अवार्ड, जिसमें काफ़ी सारे जो थे पेंटिंग्स एंड ऑल वो भी दिखे थे। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज अपराजिता 2021 अगर आपको आता है तो ये क्या है, कल्चरल प्रोग्राम दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर विमेन, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल डे फॉर विमेन पे और इन्होंने क्या अनाउंसमेंट्स की हैं। जो है हरियाणा गवर्नमेंट है इन्होंने कहा, इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने डिजिटली ये बताया दैट हरियाणा सरकार ने जो विमेन है उनके लिए हेल्पलाइन नंबर बहुत बार जो है एक व्हाट्सएप नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, कहीं भी विमेन हो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वो हेल्पलाइन नंबर जो है उसको इशू किया है। तो देयर आर सो मैनी एफर्ट्स दैट आर डन बाय दिस हरियाणा गवर्नमेंट फॉर विमेन सेफ्टी। और उन्होंने क्या बताया कि देयर आर मॉडल क्रैचेज जहाँ पे विमेन जो है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक विमेन जो है एज एन एम्प्लॉय काम कर रही है, वो उसके साथ वहाँ पे क्रचेज होंगे जहाँ पे बच्चों को जो है अपने बच्चों को वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे जितनी देर तक उनकी भी जॉब का टाइमिंग्स है उस हिसाब से वहाँ पे वो रख सकती हैं, सो दैट कि जो है मदर जो चाइल्ड का जो वो एक रिलेशन है वो बना रहे और वो उनकी अच्छे से देखभाल भी कर पाएँ। तो ऐसा बनाने के लिए भी एक उन्होंने बोला है कि जो है 500 क्रचेज दे विल डेफिनेटली बी लाइक गिवन बाय दिस। और साथ के साथ एक अनीमिया को ख़त्म करने के लिए, अनीमिया हमने किया था आई थिंक लास्ट लेक्चर्स में किसी में किया था दैट जो हरियाणा है उसको अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो है एनीमिया मुक्त भारत, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अनीमिया मुक्त भारत जो है इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स जो है इसमें फर्स्ट रैंक किसका था, हरियाणा।
हरियाणा टॉप द इंडेक्स इन अनीमिया मुक्त भारत। और यहाँ पे ये देखा गया है कि जो अनीमिया है वो विमेन में ज़्यादा से ज़्यादा इसी मतलब पाया जा रहा है, और इसी को कम करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, जिसकी वजह से जो हरियाणा सरकार है उसको फर्स्ट जो रैंक है वो मतलब अचीव जो है उसको करने का मौका मिला। और इसी मौके के ऊपर अनीमिया मुक्त भारत के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अनीमिया मुक्त भारत है इसको लॉन्च कौन करता है, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है हेल्थ की, वो इसको हमेशा जारी करेगी इस इंडेक्स को। और साथ के साथ इसमें जो है हरियाणा का पॉइंट्स दिए गए हैं 46.7 नंबर, ये दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये है कि जो हरियाणा है टॉप द इंडेक्स। और इसमें नेशनल हेल्थ मिशन जो है हमारी उसके अंडर इस जो है इंडेक्स को बनाया गया था, और ताकि जो लोग हैं हम उसको जो स्टेट्स हैं उनको जिन्होंने अनीमिया ख़त्म करने के जो एफर्ट्स किए हैं उनको एनकरेज किया जाए। ठीक है, तो ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो याद रखना है हमें, उसके अंडर ही ये जो है इंडेक्स को बनाया गया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया कि हरियाणा सरकार ने अपराजिता जो है विमेन डे पे किया, और ये जो अनीमिया मुक्त भारत में फर्स्ट इंडेक्स 2020 में किसका है फर्स्ट रैंक, हमारी हरियाणा स्टेट का। देन उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो हरियाणा इज़ जो ऐसी स्टेट है जिसने केरोसिन फ्री कर दिया है स्टेट। केरोसिन का मतलब क्या है कि जो हम यूज़ करती थी, जो विमेन हैं जो घरों पे अपनी गैसोलीन का जो है जैसे स्टोव्स यूज़ करती हैं, वो बहुत ही उसकी जो एमिशंस हैं वो हार्मफुल है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो इस वजह से एलपीजी से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चलाई थी उज्ज्वला योजना, तो उससे भी उन्होंने काफ़ी सारा जो है अचीव करने की कोशिश की है कि वो सारी क्या कर दें जो है केरोसिन जो है फ्री कर दें सारे हाउस होल्ड्स को। ठीक है, ताकि जो वीमेन है वहाँ की उनको जो एमिशंस हार्मफुल निकलती हैं उनसे क्या मिले, एक तरह से राहत मिले। देन उसके बाद हरियाणा इसको फर्स्ट स्टेट मानती है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकेम केरोसिन फ्री। ठीक है, तो केरोसिन फ्री जो है हरियाणा फर्स्ट स्टेट है जिसने ऐसा किया है। ठीक है, और साथ के साथ इसी मौके के ऊपर इंटरनेशनल डे फॉर विमेन के मौके के ऊपर ये तो यहाँ तक 3 हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अनीमिया मुक्त भारत पे बन सकते हैं, अपराजिता 2021 बन सकता है, और जो हरियाणा है पहली स्टेट है जिसने जो केरोसिन फ्री जो है डिक्लेयर किया है खुद को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है और क्या क्या इन्होंने इंटरनेशनल डे पे किया है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड्स दिए हैं। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने अवार्ड दिए हैं, सिरसा, भिवानी, फर्स्ट पोजीशन पे सिरसा है, देन भिवानी है, देन उसके बाद सोनीपत, फर्स्ट सेकंड इन तीनों को जो है अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट नंबर पे सिरसा है, देन भिवानी है, देन सोनीपत है। इनको अवार्ड किस लिए दिया गया है, सेक्स रेशियो इन्होंने क्या किया है, इन्हांस की है, इम्प्रूव की है। ठीक है, ये याद रखना, सिरसा पहले नंबर पे है, भिवानी सेकंड पे और थर्ड पे सोनीपत, इन्होंने ये जो है इम्प्रूव किया। और इनको कुछ मॉनेटरी जो है 5 लाख 2 लाख ऐसे जो है प्राइजेस जो है इन द फॉर्म ऑफ मनी भी दिए गए हैं इन अवार्डीज को। ठीक है, साथ के साथ ये तो हो गए किसके, इन्होंने जो है सेक्स रेशियो को क्या किया है, इम्प्रूव किया है, एनहांस किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूट्रिशन जो है, अगर जो स्टेट लेवल न्यूट्रिशन अवार्ड है, न्यूट्रिशन अवार्ड वो भी हरियाणा में 3 डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया है। इसमें है नू, महेंद्रगढ़ एंड पंचकुला। पंचकुला। ठीक है, सिरसा, भिवानी, सोनीपत पहला, दूसरा, तीसरा किसमें सेक्स रेशियो इसमें अवार्ड दिया गया है इसको, इन डिस्ट्रिक्ट्स को। और न्यूट्रिशन लेवल अवार्ड दिए गए हैं, फर्स्ट इसको नू को, देन महेंद्रगढ़ एंड देन तीसरे नंबर पे पंचकुला को। ठीक है, इनको भी मॉनेटरी जो है अवार्ड दिए गए हैं, ये याद रखना है हमें, दिस एंड पंचकुला।
ठीक है, ये इंडेक्स। और इसमें जो है कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं उन विमेन को यहाँ पे, जहाँ जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में जो है कुछ जो है अचीव किया है, उन्होंने कुछ जो स्टेट है उसका नाम रोशन किया है। जैसे कि एक है हमारी कुमारी सुमेधा धानी, सुमेधा धानी, इनको इंटरनेशनल वीमेन डे के ऊपर इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से इनको नवाजा गया इस डे के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड हरियाणा में किसको दिया गया? कुमारी सुमेधा धानी को। ठीक है, उसके बाद एक और अवार्ड है जिसका नाम है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड जो है वो दिया गया है इस बार जो श्रीमती आशा को दिया गया है, श्रीमती आशा को। कल्पना चावला को ये जो है अवार्ड दिया गया है। एंड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दैट इज वो दिया गया श्रीमती भगवती देवी यादव को दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भगवती देवी यादव। ठीक है, ये जो अवार्ड्स हैं दे आर गिवन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन। ठीक है, एक और चीज़ इन्होंने इस मौके के ऊपर जो है हरियाणा सरकार ने जो अनाउंस की है, एक धापो ताई, दिस इज इम्पॉर्टेंट, धापो ताई। ये क्या है? धापो ताई एक कुछ विमेन थी जिन्होंने क्या किया था, इकट्ठे होके फीमेल फिटिसाइड को क्या करा था, एक तरह से हम कह सकते हैं कर्ब करने के लिए लोगों को अवेयर किया था। सबसे पहले जैसे ये जो है धापोताई जो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पहले झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जो थे ये कॉन्सेप्ट आया था जिसमें इन्होंने क्या किया था, लोगों को अवेयर किया, जाके डोर टू डोर ताई जो थे, ताईज जो थे, एक विमेन है, ग्रुप है जो क्या करती हैं, घर घर डोर टू डोर जाके लोगों को काउंसलिंग करती हैं उनकी, दैट दे शुड स्टॉप द मीनेंस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। तो उनको क्या करना है कि फीमेल फर्टिसाइड को रोकना है, इस वजह से वो क्या कर रही हैं, एक तरह से डोर टू डोर जाके लोगों की काउंसलिंग कर रही हैं। तो इसी के ऊपर, इसी तर्ज के ऊपर, दिस धापोताई कॉन्सेप्ट के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने इन लोगों के साथ मीटिंग की एंड इन्होंने और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक और नन्ही धापोताई, ठीक है, एक तरह से धापोताई जो है एक स्टार्ट करो प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर स्टेट। ये तो पर्टिकुलरली झज्जर डिस्ट्रिक्ट में था, तो एक और प्रोग्राम स्टार्ट करो ताकि आप पूरे स्टेट में क्या कर सको, लोगों को अवेयर कर सको, ताकि वो स्टॉप कर सकें किसको, फीमेल फर्टिसाइड को। ठीक है, तो और जो है जेंडर जो है रेशो, जो हमने सेक्स रेशो को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। सो दिस वाज द मोटिव फॉर द धापोताई। ताइज क्या है, एक तो वो विमेन का ग्रुप है जो क्या करेंगी, लोगों को जाके डोर टू डोर काउंसिल करेंगी अगेंस्ट द फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, और इसी मौके इंटरनेशनल डे फॉर विमेन के इसी के मौके पे एक और स्कीम जो है अनाउंस की है जिसका नाम है हरिहर स्कीम। हरिहर स्कीम, हरिहर स्कीम याद रखना है, इस इम्पॉर्टेंट स्कीम। इसमें क्या है, जितने भी अबेंडन चिल्ड्रन हैं जिनका कोई भी नहीं है, घर बार कुछ भी नहीं है, उनको हमने शेल्टर प्रोवाइड कराना है, उनको हमने एक अच्छी लाइफ, ताकि वो जो है मेन स्ट्रीम जो है आम लोगों की तरह जी सके, उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब तक वो 18 ईयर्स की नहीं हो जाते तब तक ये जो है इनको हम शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, स्पेशली, और उसके साथ साथ इनको स्कूलिंग भी कंप्लीट कराएंगे और
गवर्नमेंट में सी और डी जो हैं मतलब जो ग्रेड की जॉब्स हैं उनको भी हम इनको जो है ट्राई करेंगे दैट दे कैन ग्रैब द जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो मोस्टली जो है और उनको यस और अगर ए और बी गवर्नमेंट जॉब ग्रेड में उनको मतलब अपॉर्चुनिटी देनी है तो किस में देंगे हम, मोस्टली जो है EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी में। तो ये हरिहर स्कीम क्या कहती है कि जो हमारे अबेंडन चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड कराना है हमने कि उनका शेल्टर, और उनको हमने एक तरह से जो कंप्लीट जो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी में जो लोग बच्चे रह रहे हैं उनको हमने शेल्टर और जो है एजुकेशन जो है प्रोवाइड करानी है हरिहर स्कीम में, ठीक है। टिल 18 ईयर्स ऑफ द एज हमने इनको ये प्रोवाइड कराना है, स्कूलिंग एंड ऑल सब कराएंगे हम इसमें, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट और क्या है, इन्होंने इसी डे के ऊपर काफ़ी सारी एक ये स्कीम हो गई, ठीक है। ये भी बताया दैट हमारी जो ये कहते हैं दिस स्टेट ने क्या क्या अचीव किया है इससे रिलेटेड, ठीक है। अनीमिया को भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त करने की जो है इन कोशिश की, जिसमें इन्होंने फर्स्ट जो है रैंक भी ग्रैब किया है, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ जो है विमेन, इंटरनेशनल विमेंस डे की बात करें अगर, तो 2021 की हमारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है थीम। 2021 की जो इंटरनेशनल विमेन डे है उसकी हमने थीम जो है वो बतानी है, वो है चूज टू चैलेंज। सो दिस इज द थीम फॉर जो है इस साल की जो है इंटरनेशनल विमेन डे 2021, चूज टू चैलेंज, ठीक है। और अगर हम बात करें ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये सबसे पहले जो है इंटरनेशनल विमेन डे मनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में 28 फेब 1909 को जो है एक तरह से वहाँ पे मूवमेंट चल रही थी, नेशनल विमेन डे वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अब धीरे धीरे अब पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी जो है विमेन के रिलेटेड जब उनको राइट्स दिए गए, उनको भी एम्पावर किया गया, वो मोस्टली अलोंग दिस मार्च एंड अप्रैल के अलोंग जो है डेट्स की तरह के आसपास उनको ये राइट्स दिए गए, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनल विमेन डे जो है फिर यूनाइटेड नेशंस ने रखा 1977 से। उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशन ने दैट 1977 के बाद जो इंटरनेशनल विमेन डे है वो हर साल 8 मार्च को क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़ जिसमें हमने बात की कि अपराजिता 2021 जो है कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, किसकी तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, किसको सेलिब्रेट करने के लिए, इंटरनेशनल विमेन डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पे अवार्ड्स भी दिए हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे कि प्लेज, पोएम, पोएट्री जो भी है सब कुछ। और साथ के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें अनाउंस भी की गई हैं दैट हरियाणा जो है पहली स्टेट है जो कैरोसिन फ्री जो जिसको बनाया गया, और साथ ही साथ काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए उन डिस्ट्रिक्ट्स को जिन्होंने जेंडर रेशियो को इम्प्रूव किया है, और साथ ही साथ क्या किया उन डिस्ट्रिक्ट्स को जिन्होंने न्यूट्रिशन लेवल भी जो है वो एनहांस किया है। देन उसके बाद उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी विमेन के लिए जारी किया है कि अगर वो कहीं भी अनसेफ फील कर रही हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस टू इंश्योर द विमेन की जो है लाइफ, तो एक उसको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया है। और हरिहर स्कीम की है जिसमें अबेंडन चिल्ड्रन जो हैं उनको हमने शेल्टर प्रोवाइड करना है। सो अनीमिया मुक्त भारत भी किया है, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने अनीमिया मुक्त करने के लिए स्टेट को इनिशिएटिव्स, और इसी वजह से हरियाणा सरकार को फर्स्ट अवार्ड भी मिला है। और इंटरनेशनल डे जो है विमेन का जो उसका थीम इस साल का याद रखना है हमें, चूज टू चैलेंज। एंड देन 1977 से यूनाइटेड नेशंस ने बोला दैट दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल विमेन डे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, क्लियर है यहाँ तक? चलो, सेकेंड न्यूज़ जो है वो है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनकी जो मतलब ग्रोथ है किसकी, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, वो धीरे धीरे वो बहुत जो है ग्रोथ में जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो कोऑपरेटिव शुगर मिल है कौन सी स्टेट, करनाल की, उसे कोऑपरेटिव शुगर मिल ऑफ
करनाल को क्या मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। हरियाणा की कोऑपरेटिव शुगर मिल किसकी, कहाँ की, डिस्ट्रिक्ट करनाल की को फर्स्ट प्राइज मिला है फॉर द एक्सीलेंट डेवलपमेंट, किसकी, फॉर द इन द फील्ड ऑफ शुगर केन प्रोसेसिंग। हरियाणा फर्स्ट प्राइज किस फील्ड में, शुगर केन प्रोसेसिंग। शुगर केन प्रोसेसिंग में इस जो है जो शुगर मिल है करनाल की, उसको जो है पहला जो है प्राइज मिला है। ठीक है, साथ के साथ कैथल की जो सेम कोऑपरेटिव शुगर मिल है कैथल की, उसको कौन सा प्राइज मिला है, ये सेकंड प्राइज मिला है इनको, लेकिन इनका जो फील्ड है ये किस फील्ड में मिला है, दिस सेकंड प्राइज फॉर दिस कैथल को मिला है फॉर द टेक्निकल एफिशिएंसी फॉर द टेक्निकल एफिशिएंसी, for the technical efficiency. So Cathal has been selected for the second prize for the technical efficiency, and this cooperative sugar mill of Karnal को क्या मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है for the sugar जो है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, शुगर केन प्रोसेसिंग के लिए फर्स्ट जो है प्राइज इनको मिला है कि इन्होंने यहाँ इसमें शुगर केन प्रोसेसिंग में एक्सीलेंट डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, दो दे हैव अचीव बोथ द थिंग्स। अब देखो ये जो अवार्ड्स हैं, ये दोनों जो अवार्ड्स दिए गए हैं ये नेशनल लेवल पे भी दिए गए हैं, और ये जो नेशनल लेवल पे इनको हम कहते हैं, ये सारी जो सेरेमनी हुई ये वडोदरा में हुई, गुजरात में, इन दोनों को जब प्राइज़ दिया गया, और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, नेशनल फेडरेशन ऑफ दिस अवार्ड्स जो सेरेमनी है दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल दिस जो अवार्ड सेरेमनी है, और ये नेशनल लेवल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स न्यू दिल्ली। ठीक है, इन्होंने ये जो अवार्ड जो हैं दिए हैं, और ये जो ऑर्गेनाइज किया था वडोदरा में, और ये अवार्ड्स दिए गए। और याद रखना फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, कोऑपरेटिव जो है शुगर मिल किसको, करनाल, और सेकंड कैथल। करनाल को मिला है फॉर द एक्सीलेंट डेवलपमेंट इन शुगर केन प्रोसेसिंग, और अगर हम बात करें कैथल की तो कैथल को मिला है फॉर द टेक्निकल जो है एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, अब देखो इस जो ये आप ये भी बात एक यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो शुगर मिल है कैथल वाली, ठीक है, वो इस बार उसको ये तीसरी बार इसको अवार्ड दिया गया है। पिछले 4 सालों में 3 बार इन्होंने टेक्निकल एफिशिएंसी में जो है ये अवार्ड जो है शुगर मिल कैथल को क्या है, थर्ड टाइम अवार्ड दिया गया है पिछले 4 इयर्स में। ठीक है, 4 सालों में ये अवार्ड दिया गया है। देन उसके बाद और इन्होंने ये भी कहा है दैट आपको पता है सबको, जैसे शुगर केन जो है हरियाणा का जो सरकार है वो शुगर केन में सबसे ज़्यादा प्राइस देती है अपनी जो हैं फार्मर्स को, जो शुगर केन की जो हैं वो खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये भी बोला है कि इट इज़ द ओनली स्टेट जो है इन द कंट्री कि जो ये हाईएस्ट प्राइस शुगर केन के लिए देती है। अब थोड़ी बहुत हम बात करते हैं कि शुगर केन जो है की प्रोसेसिंग या फिर शुगर केन का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया जाता है हमारे इंडिया में। आप सबको ये जानने ज़रूरी है दैट जो इंडिया है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील, एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है साथ के साथ इंडिया। ठीक है, तो शुगर का सबसे ज़्यादा जो है सेवन जो है हम लोग
सबसे ज़्यादा करते हैं वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है सेकंड नंबर पे हम करते हैं, और फर्स्ट पे कौन कर रहा है, ब्राज़ील कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ब्राज़ील जो कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज़्यादा शुगर केन, तो उसमें हमारे इंडिया में जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो आफ्टर प्रोडक्शन तो जो प्राइस होता है, कैसे कौन खरीदेगा और कैसे डिसाइड किया जाता है, जैसे फार्मर्स को एमएसपी दी जाती है और क्रॉप्स के ऊपर, तो इसका भी एक मैकेनिज्म है शुगर केन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरीके से दो प्राइस होते हैं शुगर केन के। ठीक है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और एक स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो होता है एफआरपी, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एक होता है फेयर एंड ये कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दिस फर्स्ट, दो तरीके से इसके प्राइस को डिसाइड किया जाता है। देन उसके बाद सेकंड जो है स्टेट जो करती है वो है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, स्टेट SAP, और ये है FRP, और ये करती है कौन, दिस रेट हैज, ये जो है डिसाइड करेगा स्टेट। जो शुगर केन है इंडिया में वो दो तरीके से उसके प्राइसेस को जो है क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, एक सेंटर करती है, एक स्टेट करती है। अब सेंटर जो करेगी वो है दिस फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP जिसको बोलते हैं, और जो स्टेट करती है वो स्टेट जो है एडवाइज प्राइस होता है। ठीक है, अब क्या होता है जनरली जो स्टेट्स देती हैं शुगर केन का प्राइस, अब देखो ये जो FRP है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, CACP की ऊपर रिकमेंडेशन। CACP क्या है, जो MSP की रिकमेंडेशन भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इसके CACP जो है एक बॉडी है, कमीशन है, जो कि रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए और FRP के लिए। ठीक है, अब लेकिन इसकी रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग नहीं होती हैं, माने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या ना माने। अब जनरली क्या होता है शुगर केन के केस में कि जो स्टेट SAPs होते हैं ये ज़्यादा होती है प्राइस देते, प्रोवाइड कराते हैं रादर जो सेंटर देती है। तो मान लो अगर 400 रुपया दिया है सेंटर ने, तो जो स्टेट है वो 450 देगी। तो इसमें क्या है, तो इनमें यही एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, दैट फिर ये प्रोवाइड कौन करेगा जो एक्स्ट्रा है, बिकॉज सेंटर कांट अफोर्ड इतना ज़्यादा देना। ठीक है, वो अपने हिसाब से देती है, तो यहाँ पे टसल चलती रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स आज तक भी हमारे इंडिया में जो है डबल प्राइस की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो FRP जो याद रखना है, जो शुगर केन है इसमें दो प्राइसेस हैं, FRP सेंटर और SAP जो देता है स्टेट देता है। ठीक है, और ये जो है किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है रिकमेंडेशन के ऊपर दिया जाता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है जो ये कमीशन है, और इसकी रिकमेंडेशन दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, और ये सिर्फ एडवाइस ही करती है। और साथ के साथ अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की प्राइस की। ठीक है, अब इस शुगर केन से हम क्या बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं, जैसे गुड़ जो होता है वो बनाते हैं, शक्कर बनती है यहाँ से। ठीक है, पाउडर, जैगरी पाउडर होता है, जैगरी बनती है। तो काफ़ी इनकी जो दिस शुगर केन मिल्स हैं ये भी प्रोड्यूस करती हैं जैगरी एंड जैगरी पाउडर बोथ, और अच्छी क्वालिटी का हो ये भी इंश्योर करती हैं ये तीनों, दैट इज ये मिल्स, दैट इज़ वाई इनको ये है प्राइस भी इसी वजह से भी ये दिया गया है। ठीक है, अब और क्या है कि ये बायोगैस जो है, बायोमास, सॉरी नॉट बायोमास है, प्लांट जो है वो भी सेटअप करने की बात करें, जो कैथल वाली शुगर मिल है। अब इसमें क्या होता है, बायोमास जो है बायोमास जो प्लांट है वो सेटअप करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें सबको पता होगा दैट जो बायोमास है, जब हम, ये होता क्या एक तरह से कि जब हम शुगर केन जो है, जो उसके जो हमारे पास बच जाता है एंड में, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, अब आपने बायो इथेनॉल का भी सुना होगा। ठीक है, जो काफ़ी सारा अभी सरकार कह रही है, हरियाणा सरकार की, काफ़ी रोहतक जींद में जो है कैथल में ऐसी मिल्स भी लगेंगी जो यूज़ कर, जो बायो इथेनॉल के लिए हम उनको क्या करेंगे, एक तरह से इंसेंटिव्स देंगे कि वो जो है अपना बाई प्रोडक्ट जो है वो लेके आएँ, और साथ उसमें हम बायो इथेनॉल भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। अब देखो बायोफ्यूल जो है, ठीक है, बायोफ्यूल जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 10 अगस्त
को किया गया था 10 अगस्त 2020 को इंडिया में बायोफ्यूल जो है डे सेलिब्रेट। 10 अगस्त याद रखना है, बायोफ्यूल डे जो है इंडिया सेलिब्रेट ने, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यहाँ पे, ठीक है। और इस बार जो इंडिया ने थीम रखी है वो इसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को 10 अगस्त को एक थीम रखी है इंडिया ने, वो रखी है दैट बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, जो है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो ये इसकी 10 अगस्त 2020 वर्ल्ड बायोफ्यूल जो डे है उसकी जो है दिस इज द थीम, ठीक है। अब रिसेंटली अगर आपसे बायोफ्यूल्स के बारे में पता है, बायोफ्यूल्स होते हैं कि जैसे हम नॉर्मल जो हमारे पेट्रोल होता है या कोई भी डीजल है उसको ब्लेंड करते हैं, किससे, हमारे बायो जो निकलता है, जो भी हमारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जब उसको ब्लेंड करते हैं इथेनॉल से, जो इथेनॉल निकलता है बाई प्रोडक्ट से निकलता है शुगर केन मिल से, उसको हम ब्लेंड करते हैं ताकि उसकी जो एमिशंस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हम कम कर सकें, ठीक है। तो अभी तक तो 5% ही चल रहा था ब्लेंडिंग, लेकिन अभी सरकार ने टारगेट रखा है कि हम 10% करेंगे 2025 तक एंड फिर 20% करेंगे 2030 तक। ये हमारा क्या है, एक तरह से टारगेट है। तो बायोफ्यूल डे अगर मनाना वर्ल्ड मनाया जाता है वो 10 अगस्त को, और उसकी इस बार की 2020 की थीम रह चुकी है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और साथ के साथ मैंने ये भी यहाँ पे हमने बायोफ्यूल्स के बारे में, बायो इथेनॉल के बारे में फर्स्ट जनरेशन सेकंड पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था। और साथ के साथ हमने एक जो सरकार की जो वो कह सकते हैं स्कीम सरकार ने लाई थी जो है PMG1, तो PMG1 क्या है, दिस इज प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है। दिस इज थोड़ा लंबा नाम है, बट ये जो चलाई गई है इसको एक तरह से हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं बायोफ्यूल बनाने के, उनको एक तरह से मोटिवेट, एक इनकरेज करने के लिए हमने ये स्कीम चलाई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो है हमारे बायो इथेनॉल जो है प्लांट्स हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम जो बनाएंगे बायो इथेनॉल प्लांट्स, उसमें हम यूज़ करेंगे क्या, जैसे कि हमारे शुगर केन के जो हैं बाय प्रोडक्ट्स हैं, मोलेसेस हैं, जो ठीक है शुगर के जो कह सकते हैं जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ। देन सेकंड जनरेशन में हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप्स से हमारा रेजिड्यू बच जाता है, जो स्टबल बर्निंग हम करते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ जो है हम सेकंड जनरेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके इनको हमने, इन दोनों जनरेशन के फ्यूल को हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हमने एक तरह से जो है बढ़ावा देना है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये PMG1 हमें इसको याद रखना है। देन उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे ऑयल कंपनीज हैं वो भी ये ब्लेंड अगर तभी करेंगी ना, देखो हमारी जो शुगर केन मिल्स हैं वो क्यों इथेनॉल बना के देंगी, वो उनको कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे या फिर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी कि हाँ जी आपको ये बनाने का फ़ायदा होगा, तभी वो क्या करेंगी, इस चीज़ को बनाएंगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो शुगर मिल हैं ये काफ़ी सारा बायो इथेनॉल बनाने का सबसे ज़्यादा काम 50 से 60% यही करती हैं। तो हमें इन शुगर मिल्स को क्या कर सकते हैं, एक तरह से ऐसी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराने चाहिए एक अच्छे जो है उस वे से, ताकि ये भी बायो इथेनॉल को जो है प्रोड्यूस कर पाएँ और हम ब्लेंडिंग कर पाएँ और एमिशंस कम कर पाएँ, और साथ के साथ फिर हमारा क्लाइमेट चेंज का भी जो है मुद्दा धीरे धीरे जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अब इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है। जो है शुगर केन मिल्स जो है उनको दिए जाएंगे इनके इंसेंटिव्स, सो वो आगे अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे जिससे हमारी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें एक इंटरकनेक्शन है। अब इससे क्लाइमेट का भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। साथ के साथ जो है बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो भी हम ऐसी कहीं भी नहीं फेंक रहे हैं, वी आर यूजिंग इट, सो दिस ऑल इज़ इंटरकनेक्ट। तो इनको क्या करना चाहिए, हमें एक तरह से एक तरह से एनकरेज करना चाहिए। सो द थिंग इज़ हमने जो न्यूज़ थी वो क्या थी टोटल ओवरऑल, यही कि जो करनाल है एंड कैथल,
इन शुगर मिल्स को अवार्ड दिया गया है नेशनल फेडरेशन की तरफ से, जो कि जो ऑर्गेनाइज की गई थी वडोदरा में, और इनको हमने इसी वजह से बिकॉज ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी कैथल को मिला है, और अगर हम बात करें एक्सीलेंट डेवलपमेंट इन शुगर केन प्रोसेसिंग वो करनाल को मिला है। और जो कैथल है इसको पिछले 3 सालों से ये अवार्ड मिल रहा है लगातार, मतलब पिछले 3-4 सालों में 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। और ये जो हैं अभी बात भी कर रहे हैं कि इनके यहाँ पे हम बायो इथेनॉल जो हैं वो भी प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस वाज द न्यूज़। नेशनल बायोफ्यूल हमारी जो पॉलिसी आई थी 2018 में आई थी, तो उसके हिसाब से ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो थे बायो इथेनॉल हमें प्रोड्यूस करने थे। फर्स्ट जनरेशन याद रखना है शुगर केन, शुगर मोलासेस जो हैं, जूसेस हैं, उनसे करेंगे। और सेकंड जनरेशन में हम जो हैं फूड क्रॉप्स जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमारी वीट, राइस, इनके सब के स्टबल जो बच जाता है रेजिड्यू, उससे करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड न्यूज़ के तरफ हम चलते हैं। वो है कि जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब, उन्होंने क्या कहा है दैट एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की है जिसका नाम है आपके द्वार आयुष्मान। आपके द्वार आयुष्मान, आपके द्वार आयुष्मान, ये क्या है? इन्होंने बताया है कि मार्च 22 तक ये आपके द्वार आयुष्मान चलाएंगे, ठीक है। और ये कैंपेन जो है स्टार्ट की गई है किसके अंडर? जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट की थी, ताकि वो मैक्सिमम लोगों तक उसके जो बेनिफिट है वो पहुंच जाए, उसके लिए ये कैंपेन चलाई गई है। कौन सा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसमें क्या होगा? आपके द्वारा आयुष्मान में सरकार ने बोला है, हरियाणा सरकार ने बोला है कि जो है आयुष्मान कार्ड्स दिए जाएंगे जो हैं सब लोगों को जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये कार्ड्स बांटे जाएंगे, फैमिलीज़ को जो जिनको नहीं मिले हैं अभी तक। और ये जो कार्ड्स हैं ये हर जो है कॉमन सर्विस सेंटर पे अवेलेबल किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसकी कॉस्ट पहले क्या बोले 30 रुपीज़ जो थे इनको देने पड़ते थे, लेकिन अभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे बेनिफिशरीज़ को। और कहाँ पे? हर कॉमन सर्विस सेंटर पे दिए जाएंगे। 30 जो पहले रुपए दिए जाते हैं अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सरकार देगी, ठीक है। और साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो इसमें जो ये आयुष्मान भारत स्कीम जो हम करते हैं, जिसके अंडर ये जिसको पूरा करने के लिए ये कैंपेन चलाई गई है, वो वर्ल्ड की एक तरह सबसे ज़्यादा बड़ी हेल्थ स्कीम मानी गई है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बिकॉज आयुष्मान भारत जो है प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। देखो इस स्कीम में क्या है दैट जो आयुष्मान भारत है इसमें 2 कंपोनेंट हैं। ये 2018 में इसको लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत को। इट वॉज लॉन्च इन 2018, ठीक है। तीनों लेवल्स के ऊपर, प्राइमरी लेवल के ऊपर भी, सेकेंडरी लेवल के ऊपर भी और टर्शरी लेवल के ऊपर भी, तीनों लेवल्स के ऊपर इसको हमने जो है इशू किया है। इस हेल्थ इश्यूज जो हैं इन तीनों लेवल के ऊपर हमने देखने हैं। अब इस जो है प्रधानमंत्री दिस आयुष्मान भारत के अंडर जो है 2 कंपोनेंट हैं। एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंडर 2 कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकंड है जिसको सेकंड जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब देखो इसको ये जो है इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य को एक और चीज भी बोला जाता है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब आयुष्मान भारत के 2 कंपोनेंट है, जन आरोग्य योजना और दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। अब ये दोनों कंपोनेंट्स में इन्होंने ये कहा है, इसको मोदी केयर भी बोला जाता है। देखो ये प्रोग्राम को आयुष्मान भारत को मोदी केयर भी, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट हम कह सकते हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है फंडेड बाय द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। दैट इज़ वाई इसको ये बोला जाएगा।
और देखो इसमें जन आरोग्य योजना में हम लोगों ने क्या प्रोवाइड कराना है, हमने इसमें फ्री कवरेज जो है अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, हमने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें हमने 5 लाख पर फैमिली जो है पर ईयर जो प्रोवाइड कराना है। कोई भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो माननीय हैं किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, इन दोनों में हमने 5 लाख पर फैमिली तक जो है 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर तक का हमने इंश्योरेंस स्कीम जो चलानी है। ठीक है, अब इसमें तो 5 लाख का इंश्योरेंस है, 5 लाख तक का, और इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 1.5 जो लैख सब सेंटर्स हमने यहाँ पे बनाने हैं जो कि हमने कन्वर्ट करने हैं जो है वेलनेस सेंटर्स में, सेल्स में। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट हैं किसके, आयुष्मान भारत मोदी केयर भी जिसको हमने बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये आयुष्मान हमने न्यूज़ की थी, कौन सी कैंपेन चलाई है सरकार ने, जो हरियाणा सरकार ने, दिस आयुष्मान जो जिसमें हमने क्या प्रोवाइड कराने हैं, आयुष्मान कार्ड्स प्रोवाइड कराने हैं। सो दिस कैंपेन, ताकि वो जो सरकार की जो आयुष्मान भारत का जो मोटिव है उसको अचीव करने में हेल्प हो सके, दैट इज़ आपके द्वार आयुष्मान। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार ने चलाया। देन उसके बाद जो है हरियाणा जो है एक मॉडल स्टेट बन चुकी है। मॉडल स्टेट फॉर किसके लिए, फर्स्ट मतलब ऐसी स्टेट है बन चुकी है, बाकी स्टेट्स के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है, किसमें कि जब भी फार्मर्स ने जे फॉर्म फिल किया, जे फॉर्म होता है जैसे मंडीज़ वगैरह में ये फॉर्म होते हैं जो फार्मर्स को फिल करने होते हैं, ठीक है, जिनमें उनकी इनकम एंड ऑल सबके बारे में दिया होता है। तो ये जो जे फॉर्म जब भी फार्मर ने फिल किया उसके 48 आवर्स के अंदर आफ्टर 48 आवर्स आफ्टर फिलिंग दिस जे फॉर्म, तो क्या होगा, सबमिशन जब सबमिट कर देंगे जो फार्मर्स, उसके बाद उनको जो है अकाउंट में डायरेक्टली जो है मनी जो है वो सेंड की जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो एक एग्जांपल ये भी है कि जो बेनिफिट्स जो फार्मर्स को दिए जाते हैं जब भी उन्होंने ये जे फॉर्म फिल किया उसके 48 आवर्स के बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में, जो फार्मर के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो कि बेनिफिट सरकार ने दिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अगर ये भी बोला गया है कि अगर टाइम पे पैसे नहीं भी आते हैं तो जो सरकार है आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी 9%, एट द रेट ऑफ 9% आपको इंटरेस्ट रेट भी क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। ठीक है, तो सरकार जो आपको अगर आ जाए कि कौन सी स्टेट ऐसी स्टेट है जिसने जो है दिस डायरेक्टली जो है मनी ट्रांसफ़र करने अकाउंट्स में बेनिफिशरीज़ के विद इन 48 आवर्स, वो है हरियाणा स्टेट। ठीक है, इन्होंने जे फॉर्म भरने के बाद 48 आवर्स के बाद आपको डायरेक्टली ये कर दिया जाएगा ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही था। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हरियाणा के मिस्टर अनिल विज, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर, नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर जो खोलेंगे कहाँ पे, ये याद रखना है कहाँ पे होगा, अंबाला सिटी, नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर अंबाला। लेकिन ये किस मौके पे इन्होंने अनाउंस किया है, जो है ये जो ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड टीबी डे, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे। ठीक है, तो क्या किया है, हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा अंबाला सिटी में। अब देखो ये जो है सेंटर, अब पहले जो है टीबी का हॉस्पिटल है जिसको अब जो है मतलब मॉडिफाई करके ये नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। और ये जो सेंटर है इसमें हर टाइप का जो डिजीज़ है उसके बारे में यहाँ पे डायग्नोस होगा, डॉक्टर्स से जो भी है इंटरेक्शन होगी, सब यहाँ पे होगा। पहले ये सिर्फ अभी टीबी के बारे में, और ये जो अनाउंस किया गया है कि ये नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर बनेगा अंबाला में, वो किसके मौके पे बना है, अनाउंस किया गया है वर्ल्ड टीबी डे। अब देखो जो वर्ल्ड टीबी है डे है वो इस साल जो बनाया गया है वो उसकी मार्च 24, देखो याद रखना इसकी डेट कब मनाया जाता है, मार्च 24 को। और इस साल की जो थीम है टीबी डे की वो है इट्स टाइम, जो थीम है वो है
its time. So this is the theme for the world TB डे, ठीक है। March 24 और थीम इज इट्स टाइम। तो ये 2020 की जो थीम है वो है दिस, इट्स टाइम। अब देखो इसमें अगर हम बात करें टीबी की, तो ये टीबी जो है डे जो है वो सेलिब्रेट जो किया जाता है किसके नाम पे किया जाता है? 1882 में जब जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि उन्होंने जो है डिस्कवर कर लिया है बैक्टीरियम जो क्या कॉज करता है टीबी। तो रॉबर्ट कोच के नाम से, रॉबर्ट कोच नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक तरह से जो है लॉन्च जो है उन्होंने अनाउंस किया था इस डे को, इस दिन के उन्होंने टीबी कॉज करने वाले बैक्टीरिया को क्या कर लिया है, एक तरह से ढूंढ लिया है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो होता क्या है टीबी, ये डॉक्टर रॉबर्ट कोच का नाम याद है, डॉक्टर रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो इन्होंने फाइंड किया था जिस दिन बैक्टीरिया टीबी कॉज करने वाला, उसी दिन को हमने वर्ल्ड जो है टीबी डे बना दिया है। और साथ ही साथ इसमें जो टीबी होता क्या है, ये बैक्टीरियल जो है डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया है बैसिलस जो है माइसोबैक्टीरियम जो क्रिएट करता है इसको टीबी को। और इसमें टिपिकली हमारे क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस जिसको है, और वो ये हमारी लंग्स जो हैं उन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो हमारे जो सिक पर्सन होता है टीबी से, वो एक्सपेल करता है बैक्टीरिया इनटू द एयर, वो किसी और को भी ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल कफिंग एंड ऑल, तो वो उससे जो है टीबी। अब जब जिसको बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत लंबे समय तक कफ रहती है, तो उसको एक बार चेक करवाना चाहिए दिस डिजीज़ के बारे में, ठीक है। और अगर इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया गया है टाइम पे, तो मोर्टेलिटी इज़ रियली वेरी हाई इन दिस केसेस। तो टीबी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है जो दिस बैसिलस जो है माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये क्रिएट करता है डिजीज़ को। और साथ ही साथ इसका क्योर तो है, लेकिन अगर इट इज़ नॉट, मतलब इसको क्योर नहीं किया गया है तो इट विल लेड टू द डेथ, ठीक है। और सरकार, हाँ, नेशनल डिजीज़ कंट्रोल सेंटर ऑन द वर्ल्ड टीबी डे जो है अनाउंस किया गया है, कहाँ पे बनेगा, अम्बाला सिटी में बनेगा, ठीक है। अब इंडिया ने थोड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडिया ने सोचा है कि हम टीबी को इरेडिकेट करेंगे 2025 तक, ठीक है। इंडिया ने एम किया है कि अब इंडिया में जो टीबी है उसको एलिमिनेट किया जाएगा बाय 2025, ठीक है। और जो है यूनाइटेड नेशन है, WHO और जो है इन्होंने मिलके यही बोला है दैट जो टीबी है वो 2030 तक उन्होंने क्या करना है, जो है यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक एलिमिनेट करने की बात की है। इंडिया ने टारगेट रखा है, इंडिया ने 2025 तक रखा है और यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक टारगेट रखा है टीबी को एलिमिनेट करने का। और साथ ही साथ कुछ कैंपेन्स भी चलाई हैं, जैसे टीबी जो है हारेगा देश जीतेगा कैंपेन जो है वो टीबी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई, ठीक है। सो एक WHO भी है, वो भी हर साल पब्लिश करता है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अगर आपको आ जाए हु पब्लिश ग्लोबल टीबी रिपोर्ट सिंस 1997 से जो है WHO ये जो है रिपोर्ट को क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। 1997 से जो है यूनाइटेड नेशन दिस WHO जो है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ऐसे आ सकता है ना कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो WHO करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द न्यूज़।
नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है कि अगर आपको आ जाए कि गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाई है जो कि है टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट। ये किस बीमारी से रिलेटेड बनाई है? टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट। तो ये किसके लिए है? कोविड-19 के केसेस के लिए टेस्ट। ये बस इतनी सी न्यूज़ थी कि इसको याद रखना, कई बार आ जाता है कि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट जो है, जो कैंपेन चलाई गई है वो किसके लिए चलाई गई है? ठीक है, तो वो चलाई गई है फॉर द कोविड-19 जो है डिजीज़ को कम करने के लिए, कम करने, उसके पहले केसेस हैं उसको टेस्ट करो, देन उनको ट्रैक करो एंड देन उसके बाद उनको ट्रीट करो। ठीक है, दिस वाज द न्यूज़। देन उसके बाद एक लास्ट न्यूज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट न्यूज़ में दिस इज़ कि जो हरियाणा है वो उसने डिसाइड किया है अब वो जो अर्बन एरियाज़ में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होगी उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेंगे। मतलब हरियाणा सरकार अब अर्बन एरियाज़ में जो भी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड होगी उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसने क्या किया है? ख़त्म कर दिया है। अब देखो हरियाणा जो है नॉट टू लेवाई द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द जो है एग्रीकल्चर लैंड दैट इज़ इन अर्बन एरिया। तो इट इज़ द फर्स्ट, हरियाणा इज़ द फर्स्ट ऐसी स्टेट है, हरियाणा फर्स्ट स्टेट है जिसने ऐसे किया है, नो प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि किसके ऊपर? एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जो कहाँ पे है? अर्बन एरियाज़ में है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब देखो वैसे कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे अप्लाई करती है प्रॉपर्टी टैक्स के को, जैसे आपने सुना होगा 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। इसमें क्या होता है कि यूनियन में जो है सेंट्रल लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर स्टेट लॉ बनाती है, कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, उसमें क्या है कि जो हमारी सीरियल नंबर है 49 ऑफ द लिस्ट 2, मतलब स्टेट लिस्ट, सीरियल नंबर 49 ऑफ स्टेट लिस्ट जो हमारे शेड्यूल 7 में है तीनों लिस्ट, ठीक है, उसमें सीरियल नंबर 49 ऑफ जो है स्टेट लिस्ट, ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, राइट है टू लेवाई द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द लैंड एंड द बिल्डिंग्स। इस सीरियल नंबर 49 जो एंट्री है स्टेट लिस्ट में वो क्या करती है? एम्पावर करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं स्टेट में किसी भी लैंड के ऊपर, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर। तो इसी वजह से, इसी बेसिस के ऊपर जो हरियाणा सरकार है वो भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है अप्लाई करती है। लेकिन इस बार उन्होंने यही बोला है कि दिस इज़ जो है अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है जो वो डिसाइड किया है कि वहाँ पे वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लेगी। ठीक है, ये याद रखना, एग्रीकल्चरल लैंड, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने ऐसा किया है। सो दिस वाज, अब देखो अगर ऐसा होता है वो नहीं लेती हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो इससे सॉरी एग्रीकल्चर लैंड जो है एक तरह से मोटिवेट भी होंगे अर्बन जो लोग हैं फॉर द जो है उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए। लास्ट न्यूज़, सेकंड लास्ट ही ये, अभी लास्ट न्यूज़ जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने प्रॉपर्टी टैक्स लेवाई बंद कर दिया है, लेना बंद कर दिया है अर्बन एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिलेटेड हमारे यूनाइटेड नेशन ने ये बहुत अच्छी बात है हरियाणा स्टेट के लिए एंड इट इज़ काइंड ऑफ ऑनर की बात है दैट यूनाइटेड नेशन ने जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फोरम फॉर रोड ट्रैफिक सेफ्टी लॉन्च्ड बाय हरियाणा पुलिस ने, उन्होंने अप्रिशिएट किया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फोरम फॉर रोड ट्रैफिक सेफ्टी जो है फोरम ने क्या किया है, हरियाणा पुलिस के इनिशिएटिव को जो कि उन्होंने लिया था रोड एक्सीडेंट्स बचाने के लिए, किसके ऊपर? नेशनल हाईवे 44 जो कि है सोनीपत अंबाला जो है हाईवे।
नेशनल, उसको बोलते हैं उसका है नेशनल हाईवे 44, सोनीपत अंबाला हाईवे है। इसके ऊपर रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे हरियाणा पुलिस की तरफ से, जिसको अप्रिशिएट किया है यूनाइटेड ग्लोबल फोरम फॉर रोड ट्रैफिक जो है सेफ्टी वालों ने, ठीक है। और ये जो है इन्होंने यही बोला है कि हरियाणा पुलिस ने जितने भी करंटली अगर हम देखा जाए तो 33% से जो है ये जो एक्सीडेंट्स है वो कम किए गए हैं, रोड एक्सीडेंट्स। और ये जो नेशनल हाईवे है ये तकरीबन 187 किलोमीटर का जो है इसका जो लॉन्ग स्ट्रेच है, ठीक है, जिसके ऊपर ये एक्सीडेंट्स कम किए गए हैं विद द हरियाणा पुलिस के एफर्ट्स से, ठीक है। और ये इन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं हाईवेज़ के ऊपर, ठीक है, जगह जगह पे चेकिंग होती है दैट कोई ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ठीक है। और साथ के साथ ओवर ब्रिजेस टाइम पे बनाए गए हैं हाईवे के ऊपर, ताकि जो है एकदम से रश ना हो या फिर एकदम से जो है कंजेशन क्रिएट ना हो। सारी सब कुछ जो है सेफ्टी जो है उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि एवरीबडी जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उस हाईवे से वो अपनी सेफ्टी किट्स साथ में लेके चलें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखते हुए इन्होंने यही बताया है दैट हरियाणा की जो पुलिस है उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि नेशनल हाईवे 44 के ऊपर जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो उन्होंने बहुत कम किए हैं हरियाणा पुलिस ने। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ये आ सकता है कि किस हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे 44, ठीक है, और वो हाईवे है सोनीपत अंबाला हाईवे, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट न्यूज़। तो यहीं पे हम या मार्च 2021 के जो हैं करंट अफेयर्स हैं, और कुछ एक दो हैं जो मैं आपको PDF में जो है प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज जो मैक्सिमम जो मेन न्यूज़ थी आई हैव कवर्ड इट इन दिस सेशन। सो ये अभी हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब देन विल डू अप्रैल 2021। थैंक यू।